हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ये स्कूल। हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप अभी तक सीख चुके हैं। हम लोगों ने स्पोर फॉर्मेशन देख लिया है, फ्रेगमेंटेशन देख लिया है, बाइनरी फिजन देख लिया है और सब कुछ हम लोगों ने अच्छे से समझा भी है। स्पोर फॉर्मेशन के ही एक और पार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं आज कोनिडिया फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले बेटा, जैसे बायोलॉजी में हमारा सबसे जरूरी चीज क्या होता है, किसी भी टॉपिक को विद एग्जाम्पल एंड विद डायग्राम रिप्रेजेंट करना। यहां पर क्या है बेटा, कोनिडिया फॉर्मेशन आप याद रखेंगे, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंगस, जिनमें आप अच्छे से याद कर लीजिए कि कोनिडिया द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो कौन से हैं, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। इनमें क्या है, इस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर, ये जो स्फेयर शेप्ड स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम लोग कोनिडिया कहते हैं, इन कोनिडिया का निर्माण कोनिडियोफोर्स में होता है। हमने एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम लिया है एस्परजिलस का। एस्परजिलस में इस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर स्फेयर स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारी बाह्य कोश की गोलाकार संरचनाएं हैं, बाह्य कोश की गोलाकार संरचनाएं हैं, जिन्हें हम लोग कोनिडिया कहते हैं। ये कोनिडिया इस पूरे जो हमारा ये मदर स्ट्रक्चर है, जो पेरेंटल स्ट्रक्चर है, उससे सेपरेट हो जाएंगे। जो हमारी जनक संरचना है उससे सेपरेट हो जाएंगे, उससे अलग हो जाएंगे और अलग होने के बाद नया जीवधारी यानी कि नया फंगस निर्माण करेंगे। तो कोनिडिया द्वारा जनन जो है बेटा पेनिसिलियम और एस्परजिलस में होता है। ये बाह्य कोश की संरचनाएं होती हैं। दीज आर एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स व्हिच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द parent fungus and then which are separated from parent fungus and then they can develop into new fungus। बेटा कोनिडियोफोर्स में ही कोनिडिया बनते हैं। इस तरीके से ये संरचनाएं होती हैं और ये क्या करते हैं, जो हमारे कवक हैं जैसे एस्परजिलस और पेनिसिलियम, इनमें प्रजनन करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी तक हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा बेटा, और उसमें देखा कि जो हमारे लेस डेवलप प्लांट थे बेसिकली उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर पाया जाता है। हमने कुछ एनिमल्स में भी देखा, जैसे आप लोगों ने बाइनरी फिजन देखा तो वहाँ पर अमीबा में, आप लोगों ने प्लाज्मोडियम में, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उनमें एसेक्सुअल होता है, अलैंगिक जनन मुख्य रूप से पाया जाता है। उसी में से हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग पौधों में कायिक जनन देख रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बेटा देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए कि कायिक जो शब्द है वो शब्द बना है काया से। काया मतलब बॉडी या फिर स्ट्रक्चर। तो द रिप्रोडक्शन विच इज कंप्लीटेड बाय एनी बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पौधे के किसी भी शारीरिक भाग से नए पौधे के निर्माण होने की प्रक्रिया को कायिक जनन कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, पौधे के किसी भी शारीरिक भाग से यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर से नए पौधे के निर्माण को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। यानी द रिप्रोडक्शन विच इज कंप्लीटेड बाय एनी एरियल, सब एरियल और रूटेड पार्ट्स ऑफ प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहां पर देखिए बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। पहला मैंने लिखा हुआ है नेचुरल और दूसरा लिखा हुआ है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल जो कुछ भी होता है वो उसमें ह्यूमन की एंट्री हो चुकी होती है। यानी कि यहां पर क्या है कि जो कृत्रिम कायिक जनन है वो मनुष्यों द्वारा होता होगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि आप लोग गुलाब की कलम लगा देते हैं, बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है जिसको हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग आप लोग इसमें पढ़ेंगे, लेयरिंग पढ़ेंगे इस, और उसके बाद में इसमें माउंट लेयरिंग यानी कि सॉइल लेयरिंग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में गुटी बंधन कहते हैं। गुटी बंधन पढ़ेंगे इसी में। तो कहने का मतलब कलम लगाना, गुटी बंधन, ये सब जो ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सब जो ह्यूमन के द्वारा कंप्लीट होते हैं उन्हें हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि ये मनुष्यों के द्वारा संपन्न हो रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। अच्छा देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्लांट है, प्लांट का कोई भी पार्ट
कोई भी पार्ट, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीव्स हो, शारीरिक भाग कोई भी है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बेटा बेसिकली फ्लावर की नीड नहीं होती, क्योंकि हम लोग पौधे के शारीरिक भागों द्वारा, जो फ्लावर के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा, फूलों के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा, प्रजनन होगा, उसे हम लोग लैंगिक जनन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए बेटा ये हमारी रूट्स हैं, मूल जिनको कहते हैं, या फिर जड़ कहते हैं, या फिर रूट्स कहते हैं, इनके द्वारा भी जनन हो सकता है। जो हमारा सब एरियल, या फिर अभी केवल इसको ये स्टेम मान लीजिए, लीव्स मान लीजिए, तो पत्तियों के द्वारा, तने के द्वारा और जड़ों के द्वारा, किसी के भी द्वारा जो है जनन हो सकता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब उस रिप्रोडक्शन में पौधे की जड़ें, तने और पत्तियां कोई भी हिस्सा ले सकता है। इसी को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, तो उसमें कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें रूट्स के द्वारा, कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें स्टेम के द्वारा, या कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें लीव्स के द्वारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। यानी कि आज हम लोग रूट, लीफ, स्टेम रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। रूट, लीफ, स्टेम रिप्रोडक्शन, देखिए इसको एक हम लोग नए नाम से जानते हैं, रूट, लीफ, स्टेम रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब कोई भी जो हमारा कायिक हिस्सा है, कोई भी जो हमारा शारीरिक हिस्सा है, वो नए पौधे को बना दे, और उसके लिए कोई भी भाग हिस्सा ले सकता है। हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। पहले आप लोग यहाँ पर ये जान लीजिए कि जो नेचुरल वे में होता है, वो अपने आप पौधों में प्राकृतिक रूप से जनन होता है, नेचुरली उसमें रिप्रोडक्शन होता है, उसमें किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है, मनुष्य के किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप सम्मिलित नहीं होते हैं। और जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में मनुष्य के क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं, यानी ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू जो हम लोग प्रोपगेशन, जिसमें सबसे अच्छा एक जो आप लोग कई बार ऐसा इंडिपेंडेंट हेडिंग इसकी आ जाती है, अकेली एक हेडिंग आ जाती है, जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं, ऊतक संवर्धन कहते हैं। ऊतक संवर्धन कई बार जो है आप लोगों से पूछा जाता है। टिश्यू कल्चर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। और एक सबसे अच्छी चीज ये है टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन में एक सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें एक ही पौधे के द्वारा असंख्य या फिर बहुत सी ज्यादा मात्रा में, जितनी हमको रिक्वायरमेंट है उतनी मात्रा में हम एक साथ पौधों का निर्माण संभव कर पाते हैं। तो टिश्यू कल्चर में क्या है कि कोई भी वेजिटेटिव पार्ट लेके नया प्लांट हम लोग बनाना सीखेंगे। तो हम लोगों का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का समझ में आता है, वो ये समझ में आता है कि बॉडी स्ट्रक्चर, जो भी बॉडी पार्ट है, जैसे वो रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, इनके द्वारा, लीव्स के द्वारा जो भी जनन हो रहा है, उसे हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। अगर वो नेचुरल वे में हो रहा है तो उसे प्राकृतिक यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और अगर मनुष्यों के द्वारा हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा हो रहा है, तो उसे हम लोग आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, जैसे कलम लगाना, गुटी बंधन, ये सब, या फिर ऊतक संवर्धन, ये सारी चीजें जो है हमारी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में आ जाती हैं। चलिए अभी हम लोग फिलहाल नेचुरल रिप्रोडक्शन पे चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में हो रहा है उसके कुछ टाइप बेटा ऐसे देख लेते, ताकि हम लोगों को लर्न रहे कि हमको कितने ऐसे टाइप्स पढ़ने हैं, या जब हम लोग उसका आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, तो हम लोगों को कितनी बातें ध्यान में रखनी है, या कितने टाइप, उसके कितने प्रकार होते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो इसी में हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से कायिक जनन होता है उसकी। तो यहाँ पर क्या है देखिए बेटा, या तो वो अंडरग्राउंड स्टेम होगी, या फिर जो हमारी सबेरियल स्टेम होती है। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब क्या है, जैसे हम लोगों को सिखाया गया होगा या आपने पढ़ा होगा कि जैसे हमारा पटेटो है, तो पटेटो जो है बेटा वो रूट का हिस्सा नहीं होता है, कुछ ऐसा जो प्लांट होता है, प्लांट का कुछ तना, कुछ इतना जो स्टेम का पार्ट है, कुछ स्टेम का पार्ट जो है बेटा वो भूमिगत होता है। ये जो भूमिगत तना है इसी को हम लोग ट्यूबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबर। और आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, आपको जो हमारा
प्लांट होता है, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है पटेटो। पटेटो का साइंटिफिक नेम आपको डेफिनेटली पता होगा, सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं उसको, सोलेनम ट्यूबरोसम या ट्यूबरोसम जो भी आप बोलिए। तो सोलेनम ट्यूबरोसम जो है वो ट्यूबर से डेवलप होता है। ट्यूबर क्या है? जो हमारी अंडरग्राउंड स्टेम होती है, प्लांट का कुछ ऐसा हिस्सा है स्टेम का जो जमीन के अंदर, जैसे आप लोग पौधा अगर उखाड़ते हो तो कुछ हिस्सा आपको जमीन के अंदर से निकलता है जो तना ही होता है, स्टेम का ही पार्ट होता है, उसे हम लोग ट्यूबर कहते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम पटेटो का साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा, वो ट्यूबर से डेवलप होता है। कई बार टीचर ऐसे पूछते हैं कि जो हमारा पटेटो है वो रूट है, लीफ है, स्टेम है, किस पार्ट से डेवलप होता है? हम लोग आंसर कर देते हैं रूट से, लेकिन नहीं, किससे? ट्यूबर से, भूमिगत तने से, ठीक है ना, अंडरग्राउंड स्टेम से। उसके बाद में सबएरियल स्टेम, मतलब इसके ऊपर आने पर जो ये हिस्सा है हवा में, जो वायु में उपस्थित है, क्योंकि जैसे ही जमीन से ऊपर आएंगे तो वायु मिलेगी हमें। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो ये धरातल है, धरातल से ऊपर जो हमारा ये सरफेस है, सरफेस जितना भी हमारा सॉइल सरफेस है उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम लोग सब एरियल स्टेम कहेंगे, यानी कि जो हवा में है। उसके बाद में कहीं कहीं पर क्या है कि रूट्स के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होगा, पत्तियों के द्वारा, लीव्स के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होगा, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको ब्रायोफिलम आप लोगों ने याद कर रखा होगा। और भी बहुत सी चीजें इसमें हम लोग रनर सर्कस ये सब देखेंगे। कई प्रकार के ऐसे पौधे होते हैं जो जमीन पर रेंगने वाले पौधे होते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे, उनमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन, जैसे दूब घास में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है ये जानेंगे। यहाँ पर ये समझ ले बेटा, ये बुलबिल्स जो है ये लोअर बर्ड्स ऑफ फ्लावर है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो हमारा फूल है उसका निचला जो हिस्सा है उसमें क्या है कि ग्रोथ होती है और वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, प्राकृतिक कायिक जनन है, भूमिगत तने के द्वारा यानी ट्यूबर के द्वारा, वायवी तने के द्वारा, जड़ों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा या फिर बुलबिल्स के द्वारा होगा। फूल के द्वारा जो भी रिप्रोडक्शन होगा, फ्लावर भी एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है किसी भी प्लांट का, उनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा जाएगा। किसमें पढ़ा जाएगा? फिर उसमें हम लोग पॉलिनेशन वगैरह ध्यान देंगे कि पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, ऑर्निथोफिली क्या होता है, एंटोमोफिली क्या होता है, एनिमोफिली क्या होता है, मतलब कि जो वायु परागण है, पक्षी परागण है, ये सब क्या होता है ये जानेंगे। तो बेटा देखिए यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक जितना भी देख रहे हैं आप सब बॉडी पार्ट है। मुझे यही समझाना था कि जो भी हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बॉडी पार्ट से होता है, और बॉडी पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है तो उसे हम लोग कायिक जनन ही कहते हैं। और आर्टिफिशियल देखिए मैंने लिखा बेटा, जैसे हमारी कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया। लेयरिंग दो प्रकार का होता है, सॉइल लेयरिंग होता है और एयर लेयरिंग होता है। जो पौधे जमीन के पास में होते हैं, जमीन के पास में होने की वजह से क्या है कि उनकी जो ऐसे स्टेम है, जैसे मान लो कि ये कोई पौधा है, अगर ये जमीन के पास है तो इसकी स्टेम ऐसे जमीन के अंदर दबाई जा सकती है, तो उनमें सॉइल लेयरिंग हो जाता है, जिसको माउंड लेयरिंग कहते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी स्टेम जो है जमीन के पास नहीं है, उनको जमीन के अंदर नहीं पहुंचाया जा सकता है, तब क्या है, तब उनमें एयर लेयरिंग होगा, जिसे गूटी बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गूटी बंधन कहते हैं, ठीक है ना। गूटी बंधन मतलब उसमें कुछ ऐसा, उसको कट करके स्टेम को छील करके फिर उसके बाद में उसमें मिट्टी वगैरह लगा के फिर वैक्स लेयर और टाट पट्टी ये सब लगा के उसको इस तरीके से डेवलप कर देते हैं, इस तरीके से उसको बना देते हैं ताकि उसमें रिप्रोडक्शन स्टेम में होने लगे, उसे हम लोग गूटी बंधन कहते हैं बेटा, ठीक है। और अगर सॉइल लेयरिंग होती है तो सॉइल लेयरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? दाब लगाना। एयर लेयरिंग को क्या कहते हैं? दाब लगाना। और एयर लेयरिंग होता है तो एयर लेयरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? एयर लेयरिंग को हम लोग कहते हैं गूटी बंधन, ठीक है। और ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर, स्टॉक सियान इसमें पढ़ेंगे, बहुत जरूरी चीज है एग्जाम के लिए कि स्टॉक और सियान ध्यान रखना है आपको। स्टॉक क्या होता है? जो हमारा रूटेड प्लांट होता है जिसमें जड़ें होती है, इसमें दो अलग अलग पौधों को, जो हमारा ये ग्राफ्टिंग है, दो अलग अलग प्रजाति के जो हमारे पौधे हैं उनको भी, जो जिनमें कुछ कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, जिसमें से एक बुरे लक्षणों वाला या घटिया लक्षणों वाला जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर हानिकारक कैरेक्टर उसमें कुछ, या फिर उस फल की हमें जरूरत ही नहीं है, किसी भी तरीके का अनडिजायर्ड स्ट्रक्चर वाला प्लांट होता है तो उसकी हम लोग रूट का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि उसमें ग्रोथ अच्छी हो रही होती है। और शियॉन जो होता है जिसका हमें अपर पार्ट, एरियल पार्ट हम लोग यूज करते हैं, या फिर ये समझ लीजिए स्टेम और लीव्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर कहने का सेंस ये है कि ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि इसमें हम लोग, जैसे मेंडल साहब सिखा के गए कि हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं, तो वैसे यहाँ पर वेजिटेटिव हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, दो अलग अलग प्लांट्स को जोड़ के जो है उसमें कुछ ऐसा करेक्टर डेवलप करते हैं ताकि जो प्लांट हमने ऊपर जोड़ा है हमें उसी का फ्रूट या फ्लावर जो कुछ भी प्राप्त होता है। अच्छा, टिश्यू कल्चर मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ऊतक संवर्धन किसी भी पौधे का जो ये कोई भी हिस्सा है, चाहे वो रूट का हो, चाहे ट्यूबर का हो, चाहे सब एरियल स्टेम का हो, चाहे लीव्स का हो, कि कोई भी हिस्सा हो,
टिश्यू कल्चर में पौधे का कोई भी हिस्सा भाग ले सकता है, कोई भी हिस्सा जो है उसके द्वारा उसका छोटे से हिस्से को हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर पोषक तत्व उपलब्ध कराकर उस पौधे से हम लोग एक नया पौधा विकसित करने का प्रयास करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, टिश्यू कल्चर कहते हैं। सारी चीजों को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप ये चार्ट अच्छे से बनाइए और मुझसे भी ज्यादा अच्छे से बनाइए, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको इस तरफ लिखा है। आप लोग सब कुछ एक साथ लिखिए, ठीक है, और इसको ड्रॉ कीजिए, अपनी कॉपी पे जरूर लिख लीजिए, ताकि आपको लर्न रहे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब भी आएगा तो हमको किसके बारे में बात करनी है। ठीक है, इस चार्ट को आप लोग और अच्छे से ड्रॉ कीजिए अपनी कॉपी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चार्ट बहुत अच्छे से बनाएंगे और जैसा ये बना है इससे भी अच्छे से बनाएंगे।